नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंसान के दिमाग के सबसे दिलचस्प गुत्थी सुलझाने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग आखिर नई चीजें सीखता कैसे है। ये किसी बहुत ही शानदार इमारत के बनने जैसा है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान की नज़र से देखेंगे कि हमारे सोचने, समझने और ज्ञान हासिल करने का पूरा आर्किटेक्चर या ढांचा कैसे तैयार होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से सीखने की परिभाषा से लेकर व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम और रचनावाद जैसे अहम पड़ावों से गुजरते हुए अंत में इन सभी सिद्धांतों की तुलना करेंगे और एक बेहतरीन निष्कर्ष निकालेंगे। भाग 1। शुरुआत करते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये सीखना या लर्निंग है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान की पूरी बुनियाद इसी एक सवाल पर टिकी है। देखिए, जब भी सीखने का जिक्र होता है तो इसका मतलब सिर्फ किताबों से कुछ रट लेना बिल्कुल नहीं है। आसान भाषा में कहें तो अनुभव, अभ्यास या ट्रेनिंग के जरिए हमारे व्यवहार, ज्ञान, कौशल या नजरिए में जो एक स्थायी बदलाव आता है ना, बस वही लर्निंग है। यही हमारी आज की चर्चा की नींव है। आगे हम जितने भी सिद्धांतों की बात करेंगे उन्हें इसी पैमाने पर परखेंगे कि वो इस स्थायी बदलाव को कैसे समझाते हैं। भाग 2। अब इस नींव पर अपनी इमारत की पहली मंजिल बनाते हैं, जो है व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। शुरुआती विचारकों का मानना था कि सीखना पूरी तरह से बाहरी माहौल, उद्दीपन यानी स्टिमुलस और हमारी प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स का खेल है। इसे इवान पावलोव के उस मशहूर प्रयोग से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। पावलोव ने क्या किया? उन्होंने देखा कि कुत्तों के सामने खाना आता है तो उनके मुंह में लार आ जाती है, जो एकदम नेचुरल है। लेकिन उन्होंने इस नेचुरल रिस्पॉन्स को एक घंटी बजने की आवाज़ के साथ जोड़ दिया, और हैरानी की बात देखिए, कुछ वक्त बाद सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्तों की लार टपकने लगी। अगर इसे क्लासरूम से जोड़ें तो एक सकारात्मक माहौल बनाकर हम बच्चों के मन से डर निकाल सकते हैं और अच्छे बर्ताव को नेचुरल तरीके से सामने ला सकते हैं। इसी कड़ी में बीएफ स्किनर ने क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। उनके मुताबिक हम जो भी करते हैं उसके पीछे मिलने वाले परिणामों का बड़ा हाथ होता है। इसमें दो बड़े हथियार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन। जैसे अगर कोई अच्छा काम करे तो उसे इनाम देना या उसकी तारीफ करना, यह सकारात्मक है। वहीं किसी बुरी या अप्रिय स्थिति को हटा लेना नकारात्मक पुनर्बलन है। इन दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल सीखने की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किया जाता है। व्यवहारवाद की इसी कहानी को एडवर्ड थॉर्नडाइक के प्रयास एवं भूल सिद्धांत ने पूरा किया। उनके 3 नियम एकदम साफ हैं। पहला, तत्परता का नियम, यानी कुछ भी सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना सबसे जरूरी है। दूसरा, अभ्यास का नियम, साफ है कि जितनी प्रैक्टिस होगी लर्निंग उतनी ही पक्की होगी। और तीसरा, प्रभाव का नियम, मतलब जिस काम को करने से मजा आता है या सुखद परिणाम मिलता है उसे बार बार दोहराया जाता है। कक्षाओं में जो बार बार अभ्यास और एक्टिविटी कराई जाती है ना, वो सीधा इसी का असर है। भाग 3। चलिए अब थोड़ा बाहरी व्यवहार से हटकर मन के भीतर झांकते हैं। हमारी इमारत की दीवारें अब खड़ी हो रही हैं और ये संज्ञानात्मक सिद्धांतों यानी कॉग्निटिव थ्योरी का इलाका है। संज्ञानात्मक सिद्धांत कहता है कि सीखना सिर्फ बाहरी बर्ताव बदलना नहीं है, ये असल में एक बहुत गहरी मानसिक प्रक्रिया है। इसमें सोचना, याद रखना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और समझना, ये सब शामिल है। यहां मानकर चला जाता है कि इंसान कोई खाली बर्तन नहीं है जो बस जानकारी ले रहा है, बल्कि वो जानकारी को बहुत ही एक्टिव तरीके से अपने दिमाग में प्रोसेस करता है। इस सोच के सबसे बड़े स्तंभ हैं जीन पियाजे। उन्होंने समझाया कि बच्चों का दिमाग असल में विकसित कैसे होता है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सीढ़ियों की तरह 4 हिस्सों में बांटा: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक और अंत में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे ऐसे समझिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिमाग की परतें खुलती हैं। इसीलिए शिक्षा हमेशा मानसिक स्तर और उम्र के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। किसी भी छोटे बच्चे से हम जटिल लॉजिक की उम्मीद नहीं कर सकते। भाग 4। अब बारी आती है हमारी सीखने की इमारत में खिड़कियां लगाने की, जहां से मन बाहरी दुनिया को देखता है। यह है एल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम, यानी दूसरों को देखकर सीखना। बंडूरा का बोबो डॉल वाला प्रयोग इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हुआ ये कि जब कुछ बच्चों ने बड़ों को एक गुड़िया के साथ मारपीट या आक्रामक व्यवहार करते देखा तो बच्चों ने भी बाद में ठीक वैसा ही किया। इसे कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग।
यही वजह है कि हमेशा कहा जाता है कि माता-पिता और शिक्षकों को बच्चों के सामने एक आदर्श रोल मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। वैसे किसी भी व्यवहार को देखकर सीखने के लिए 4 अहम कदम होते हैं। सबसे पहले है ध्यान, यानी उस व्यवहार को बहुत गौर से देखना। फिर स्मरण, उसे दिमाग में याद रखना। तीसरा है पुनरुत्पादन, यानी उस काम को खुद कर पाने की क्षमता होना। और आखिरी है प्रेरणा, मतलब उसे करने की इच्छा। इन चारों के बिना सामाजिक अधिगम का चक्र पूरा नहीं होता। भाग 5, कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां सीखने वाला खुद अपनी दुनिया का इंटीरियर डिजाइन करता है। इसे कहते हैं रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि ज्ञान थोपने की वस्तु नहीं है। जरा विचार कीजिए इस बात पर। यह शिक्षा को देखने का नजरिया ही बदल देता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि हम किसी के दिमाग में जबरदस्ती ज्ञान नहीं भर सकते। इसके बजाय सीखने वाले लोग अपने खुद के अनुभवों और समाज से बातचीत करके अपनी वास्तविकता का निर्माण खुद करते हैं। लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों ही इस विचारधारा के बहुत बड़े नाम हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि हम दूसरों के साथ घुलने मिलने से ज्यादा सीखते हैं। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। आसान भाषा में ये वो दायरा है जहां एक बच्चा किसी जानकार की मदद से कुछ नया और बड़ा सीख सकता है। पियाजे का भी यही मानना था कि अनुभव ही ज्ञान की असली चाबी है। इसीलिए आजकल की शिक्षा में रट्टा मारने के बजाय प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप डिस्कशन और साथ मिलकर काम करने पर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। भाग 6। तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक ही झटके में इन सभी सिद्धांतों का निचोड़ निकालते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं। अगर हम इस पूरे सफर को इस टेबल में रखें तो विकास की एक बहुत साफ तस्वीर दिखती है। शुरुआत में व्यवहारवाद के अंदर सारा फोकस सिर्फ बाहरी बर्ताव पर था। सीखने वाला इंसान निष्क्रिय था और टीचर एक कंट्रोलर की तरह काम करता था। फिर आया संज्ञानात्मक दौर, जहां मानसिक प्रक्रियाओं और सोच विचार को अहमियत मिली और टीचर एक गाइड बन गया। और अंत में रचनावाद, जहां ज्ञान का निर्माण सबसे ऊपर है, सीखने वाला पूरी तरह से सक्रिय है और टीचर सिर्फ एक सहयोगी की भूमिका में है। यानी पूरा का पूरा सफर कंट्रोल से शुरू होकर सहयोग तक पहुंच गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह समझना है कि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था किसी एक अकेले सिद्धांत के भरोसे नहीं चल सकती। ये इन सब का एक खूबसूरत मेल है। हमें एक अच्छी क्लासरूम के लिए व्यवहारवाद से अनुशासन चाहिए, संज्ञानात्मकता से लॉजिक और तर्क का विकास चाहिए, सामाजिक अधिगम से अच्छे रोल मॉडल चाहिए और रचनावाद से वो एक्टिव एक्सपीरियंस चाहिए। जब ये सब एक साथ मिलते हैं तब जाके सीखने की एक शानदार वास्तुकला तैयार होती है। अब इस पूरे आर्किटेक्चर को समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। तेजी से बदलती तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में मानव मन को कैसे ट्रेन किया जाना चाहिए? आज की आधुनिक शिक्षा में इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रासंगिक और असरदार साबित हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। ज्ञान के इस शानदार सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।